वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्कूल बाय सुमन शर्मा। शिक्षण वीडियो की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने आगे 3 वीडियो देखे हैं। आज हम देखेंगे कंटिन्यू रखते हुए कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप तथा विमर्श। शब्दों का अर्थ जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या होती है कक्षा की प्रक्रियाएं, या फिर मैं ये कहूँ कि कक्षा में कौन कौन सी क्रियाकलाप होते हैं, क्या क्रियाएं की जाती है, क्या आपस में विचार विमर्श किए जाते हैं। तो देखिए, समझते हुए चलेंगे कि कक्ष से संबंधित वह समस्त प्रक्रियाएं हमें यहाँ पर आज के इस टॉपिक में क्लियर करनी है, जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में या स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में होती है। तात्पर्य यह है कि शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य की क्रियाएं या फिर विद्यार्थी व विद्यार्थी के मध्य की क्रियाएं कक्षा की प्रक्रियाएं कहलाएगी। स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी अध्यापक है, वह कक्षा में जा रहा है और कक्षा में वह किस उद्देश्य से जा रहा है, तो वह बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से जा रहा है। तो देखिए, कक्षा में पढ़ाने के उद्देश्य से जब वो जा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी कक्षा में जाने से पूर्व। और कक्षा में वह किस उद्देश्य से जा रहा है, तो वो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के उद्देश्य से जा रहा है, अर्थात अनुदेशन करने के उद्देश्य से जा रहा है, अनुदेश देने के उद्देश्य से जा रहा है। तो वह अनुदेश देने के लिए अगर क्लास में जा रहा है तो कुछ तैयारी उसे पूर्व में भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक जो है वो डायरेक्ट क्लास में एंटर हो जाए और कुछ भी बच्चों को करवा दे। ऐसा नहीं होता है। एक अध्यापक हमेशा क्लास में जब जा रहा है तो वह अपनी पूर्व तैयारी के साथ जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए यह तीनों टॉपिक जो हैं कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श अलग अलग नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। आपको इनका कंसेप्ट बनाना है। आप क्लास अभी स्टार्ट हमने किया है तब से लेकर एंड तक आप ये दिमाग में रखिए कि किसी भी क्लासरूम में जो क्रिया हो रही है हमें उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनुदेश पूर्व क्रिया। अनुदेश पूर्व क्रिया, इसमें क्या हम देखते हैं। देखिए, अनुदेश से तात्पर्य क्या है, कुछ ना कुछ बच्चे को सिखाने का उद्देश्य है। अब सिखाने के पूर्व क्या क्या करता है, देखिए शिक्षार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, अर्थात अनुदेश पूर्व क्रिया किस कार्य का काम आती है, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, बच्चों, बालक, जो भी आप समझें, तो शिक्षार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। तो देखिए, हमेशा वही अध्ययन सफल रहा है जिसमें बच्चे मानसिक रूप से आगे बढ़ कर के भाग लें। तो अनुदेश पूर्व क्रिया जो है विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करती है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अनुदेश पूर्व क्रिया में अध्यापक जो हैं विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के प्रकरण, जो टॉपिक वो पढ़ाने वाला है तथा उसके मुख्य जो बिंदु होते हैं उनके बारे में पहले ही बता देगा। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे कि आज हमें क्लास के अंतर्गत नदियों का टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ही मैं बताऊंगी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं भूगोल पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। उदाहरण दूंगी कि जैसे कि आज क्लास में अध्यापक को नदियों के बारे में पढ़ाना है, तो एक भूमिका बनाने के लिए है वह कुछ प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेगा। ठीक है, उसी के साथ में वह नदियों के नाम से स्टार्ट करेगा कि तुम कौन कौन सी नदियों के नाम जानते हो। और स्वाभाविक है कि भारत जैसे देश में गंगा नदी का नाम तो सब जानते हैं, तो वह गंगा नदी से ही स्टार्ट करके बताएगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत सारी नदियां हैं। ऐसे करके वो टॉपिक को बच्चों से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो यह सभी क्रियाएं अनुदेश पूर्व क्रिया कहलाती है। देखिए, अनुदेश पूर्व क्रिया में हम अगर बात करें तो 3 से 4 टॉपिक और आने की संभावना होती है, जैसे कि वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, नेक्स्ट हम देखते हैं दैनिक पाठ योजना। ये कुछ पाठ योजना होती हैं जो अध्यापक तैयार करता है। वार्षिक पाठ योजना से तात्पर्य यह होता है कि वह पूरा जो सिलेबस होता है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान में 12 पाठ हैं, उन 12 पाठ के बारे में देखेगा कि कौन सा पाठ है वो मुझे कितने दिन में करवाना है। क्योंकि हम देखते हैं कंटेंट जो होता है उसके बारे में अगर हम देखें तो हमेशा बराबर नहीं होता है हर पाठ का। ठीक है,
वार्षिक पाठ्य योजना के बाद में वह देखेगा कि किसको मुझे ज़्यादा समय देना है, किसको मुझे कम समय देना है। फिर वह उसे यूनिट में डिवाइड कर देगा, मतलब इकाई में बांट देगा। E.H. मॉरिसन का इकाई पाठ योजना है। उसके बाद में वह दैनिक पाठ योजना कि आज मुझे कौन सा पाठ पढ़ाना है वो पूर्व से तैयारी करके आता है। तो कुछ अनुदेश पूर्व क्रिया हैं, इनको मैंने जो वार्षिक पाठ योजना है, इकाई योजना है और दैनिक पाठ योजना, इन पर मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है। कारण ये है कि हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो सिलेबस में लाइन जो दी हुई है वह दी हुई है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं। तो हमें सिर्फ कक्षा कक्ष में जो अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य हो रहा है उस पर ही कंसंट्रेट रखना है, बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब अनुदेश पूर्व क्रिया हम कर चुके हैं। अगली हमारी जो क्रिया है जो कक्षा कक्ष में अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य संपन्न होती है वह क्रिया है अनुदेश अंतर्गत क्रिया। क्या है? अनुदेश अंतर्गत क्रिया। अनुदेश या कह सकते हैं अनुदेशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुदेशन मतलब सिखाना, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। तो अनुदेशन मतलब कुछ ना कुछ क्लास में करवा रहा है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो देखिए, हमने पहले बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया। कैसे तैयार किया कि उसको जो हमारी कंटेंट थी उसके बारे में बताया, उसके जो मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में बताया। यह हमारी पूर्व क्रिया हो चुकी है। अब आती है अनुदेश अंतर्गत क्रिया। इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थियों के प्रारंभिक व्यवहारों का परीक्षण तथा उस प्रकरण का ज्ञान विद्यार्थी को कितना है यह पता लगाता है सबसे पहले। जैसे कि हमने आज नदियों के टॉपिक से ही समझने का प्रयास किया है। हमने कहा है कि वो नदियों के बारे में पूछेगा। फिर हम देखते हैं कि वो कितने बच्चे हैं जो गंगा नदी के अलावा भी अन्य नदियों के बारे में जानते हैं। यह अध्यापक पता लगाएगा कि कितने प्रतिशत बालक हैं वह जान रहे हैं या फिर कितने प्रतिशत बालक हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे में। तो अनुदेशन अंतर्गत क्रिया में सबसे पहली क्रिया होती है जो प्रारंभिक व्यवहार। मैंने स्ट्रेस दिया इस शब्द पर। अनुदेशन अंतर्गत क्रिया में सबसे पहले वह देखेगा कि प्रारंभिक व्यवहारों का परीक्षण करेगा कि बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है जब उसने क्वेश्चन पूछा है कि आप किन किन नदियों के बारे में जानते हो, या फिर बच्चों को उसके बारे में कितना ज्ञान है, ये टीचर जो है पता लगाएगा। अब आता है अनुदेशन अंतर्गत कुछ और क्रियाएं अध्यापक करेगा। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, पढ़ाते पढ़ाते एकदम लगातार बोलते हुए एकदम वह चुप्पी साध लेता है, अर्थात वह विराम ले लेता है, अर्थात वह ठहराव ले लेता है। अब इस ठहराव के पीछे, इस चुप्पी के पीछे कारण क्या है? अध्यापक क्यों चुप हो रहा है? तो समझेंगे हम। अध्यापक द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अध्यापक द्वारा सोची समझी खामोशी विराम कहलाती है। वह चुप हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं, इसका कारण यह हो सकता है कि वह सोच समझ करके चुप हुआ है। अब सोच समझ करके चुप होने के पीछे उद्देश्य क्या है? कई सारे हो सकते हैं। इसमें उद्देश्य का सबसे प्रमुख हम बात करेंगे कारण यह है कि विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि करना। क्या होता है कि अध्यापक जो है वह लगातार अगर बोलता रहे, ठीक है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनका ध्यान पढ़ाई से हट करके कुछ कहीं और चला जाता है। इसी लगातार बोलते समय अध्यापक अगर चुप हो जाए, विराम ले ले, ठहराव कर ले, चुप हो जाए, खामोश हो जाए, तो बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट होता है कि क्या हुआ, जो टीचर अचानक चुप हो गया, और वह जो उसका ध्यान कहीं चला जाता है वह वापस पुनः अध्यापक को देखने में या अध्यापक की बात सुनने में लगा देता है। तो विराम से हमारा तात्पर्य क्या है? विराम से हमारा तात्पर्य यह है अध्यापक द्वारा सोची समझी वह खामोशी। अब आता है विराम कितनी देर का ले सकता है। देखिए, 3 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड का विराम होता है। वह थोड़ी सी देर चुप होता है ताकि विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि की जा सके, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण किया जा सके, अटेंशन जो है विद्यार्थियों की वह अपने प्रति ले सके, ताकि विद्यार्थी उसकी बात ध्यान से सुने। तो यह कक्षा अंतर्गत प्रक्रियाएं कह दे सकते हैं, क्रियाकलाप कह सकते हैं और विमर्श कह सकते हैं। अनुदेशन पूर्व हमने देखा, उसके बाद में हमने देखा अनुदेशन अंतर्गत। उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं विराम या ठहराव। ध्यान रखिएगा, 3 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक का एक प्रश्न बना सकता है। अनुदेशन अंतर्गत क्रिया में, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में अनुदेशन अंतर्गत अध्यापक द्वारा विराम कितनी देर का लिया जाता है?
ठीक है, 3 सेकंड। या फिर सहभागिता, विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि करने का एक उपाय, विराम या ठहराव। तब आप कहीं अपने पद से विचलित ना हो जाएं और समझें कि नहीं रुक जा रहा है। रुकना तो कभी पॉजिटिव नहीं होता है, पर यह पॉजिटिव होता है। रुकना भी कभी पॉजिटिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि लगातार चलते रहना ही सही होता है। अगर क्लास में अध्यापक रुका है, इसका मतलब भी बच्चों की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए रुका है। अब आता है कक्षा अंतर्गत अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न या फिर हम कह सकते हैं परिप्रश्न। ठीक है, क्या कह सकते हैं, परिप्रश्न। तो कक्षा अंतर्गत क्रियाएं चल रही है, उसमें कुछ प्रश्नों की हम बात करते हैं। जैसे कि प्रश्न कैसे, तो देखो प्रश्न जो है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए जहाँ तक जानकारी है मुझे, यहाँ रीट की जो तैयारी कर रहा है, चाहे लेवल फर्स्ट से हो चाहे सेकंड से हो, वह बीएड या फिर एसटीसी करके आया है और उसे जो दैनिक पाठ योजना का जो पहला चरण था प्रस्तावना, उसकी सामान्य जानकारी सबको प्राप्त है। फिर भी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हुए चलूँगी। जो हर्बर्ट की पंचपदी योजना है दैनिक पाठ योजना, उसमें जो पहला प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, यह बच्चों का पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। बच्चों को टॉपिक से जोड़ने के लिए, उनको पूर्व में कितना ध्यान है ये पता करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कक्षा अंतर्गत क्रिया में अध्यापक द्वारा प्रस्तावना प्रश्न कब पूछे जाते हैं, पाठ के प्रारंभ में, पाठ के मध्य में, पाठ के अंत में। तो हमारा आंसर होगा पाठ को प्रारंभ करने से पहले, अर्थात पूर्व में। तो ये पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि अध्यापक, हम कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अध्यापक बच्चों को कहता है जैसे कि पाठ नंबर 13 निकालो, पेज नंबर 75 ओपन करो। अध्यापक द्वारा हम देखते हैं, अध्यापक हम भी पढ़ कर के निकले हैं। हमने भी देखा है कि हमारे अध्यापक क्लास में जब एंटर होते थे, वह कहते हिंदी की किताब निकालो या सामाजिक की किताब निकालो, फिर वह कहते कि अब पाठ नंबर 13 निकालो, या फिर वह कहते कि पेज नंबर 75 निकालो। तो यह जो सब इंस्ट्रक्शन टीचर द्वारा बोले जाते हैं, हम देखते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन यह कार्यपालन संबंधी प्रश्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कि कार्य की पालना करने वाले प्रश्न। जब अध्यापक ये कहता है तो सभी बच्चे पेज पलटना चालू कर देते हैं कि टीचर ने यह बात कही है हमें। तो यह क्या है, यह एक तरह का प्रश्न है जो अध्यापक द्वारा बोला जाता है। इसे हम कहते हैं कार्यपालन संबंधी प्रश्न, और यह कक्षा अंतर्गत क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला आता है व्याख्यान प्रश्न। कई बार हम देखते हैं कि अध्यापक स्वयं ही प्रश्न बोल देता है और स्वयं ही उसका उत्तर दे देता है। क्या कर देता है कि स्वयं ही तो प्रश्न बोलेगा और खुद ही उत्तर दे रहा है, उससे कहते हैं व्याख्यानगत प्रश्न। आ सकता है कि व्याख्यानगत प्रश्न किससे कहते हैं, वह उत्तर जो अध्यापक द्वारा पूछा जाता है, विद्यार्थियों द्वारा आंसर दिया जाता है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है, अध्यापक द्वारा आंसर दिया जाता है, या फिर अध्यापक द्वारा पूछा जाता है और अध्यापक द्वारा ही आंसर दिया जाता है। तो व्याख्यानगत जो प्रश्न होते हैं वह अध्यापक द्वारा स्वयं ही पूछा जाता है और उसका उत्तर भी अध्यापक स्वयं देता है। अब यह कार्य अध्यापक क्यों करेगा, यह भी एक ध्यानाकर्षण करने का, बच्चों की सहभागिता बढ़ाने का एक प्रमुख साधन मात्र है। ठीक है, इसमें अध्यापक पूछेगा जैसे अध्यापक पूछेगा आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी कौन सी है, न्यू दिल्ली। तो यह उसने प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया। अब इसमें अगर कुछ परसेंट बच्चे हैं, जैसे कि 70% बच्चों को ये बात पता थी कि भारत की राजधानी कौन सी है, न्यू दिल्ली, लेकिन वो 30% बच्चे भी समझ गए कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, उनको जिनको पता नहीं थी। यह होते हैं व्याख्यानगत प्रश्न। मेरे शब्दों, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, तो मेरे शब्दों पर थोड़ा सा गौर फरमाते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है, तो ये हमने व्याख्यानगत प्रश्न किया है। अब अगला हमारे प्रश्न आता है अनुबोधन प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुबोधन प्रश्न। कक्षा अंतर्गत प्रक्रिया में, अनुदेशन अंतर्गत क्रिया में अनुबोधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह कौन से प्रश्न हैं, वह ध्यान से सुनिएगा। वह संकेत व सुझाव जिनका प्रयोग शिक्षक द्वारा उस परिस्थिति में किया जाता है जब शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न का पूरा सही उत्तर नहीं आता है या फिर गलत उत्तर आने की संभावना हो,
एक अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछा गया, बच्चा उसका गलत उत्तर दे रहा है, ठीक है। अगर लग रहा है कि बच्चा गलत उत्तर देगा या फिर वह सही उत्तर देने में सक्षम नहीं लग रहा है, तो इस समय कुछ हिंट दिए जाते हैं, कुछ संकेत दिए जाते हैं अध्यापक के द्वारा, कुछ सुझाव दिए जाते हैं ताकि वह सही उत्तर तक पहुंच सके। क्या कर सके? सही उत्तर तक बालक पहुंच सके। इन सभी प्रश्नों को कहते हैं अनुबोधन प्रश्न। वह संकेत या सुझाव जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा उस परिस्थिति में किया जाए जब शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न का पूरा सही उत्तर नहीं आता है या फिर गलत उत्तर आने की संभावना हो, तो उस समय अनुबोधन प्रश्न अध्यापक द्वारा दिए जाएंगे। इसमें अध्यापक क्या करेगा कि संबंधित मेन प्रश्न जो है उसके सहायक प्रश्न पूछ करके विद्यार्थी को सही उत्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इतिहास का चल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि मुगल काल टॉपिक चल रहा है, तो प्रश्न बनता है मुगल काल से संबंधित, तो अध्यापक उसे ले जाने का प्रयास करेगा कि वह एक अकबर नाम का राजा हुआ था ना, किस वंश में हुआ था, जिसने सती प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया था। ऐसे करके वह संकेत देता है, अकबर नाम लेता है ताकि बच्चे को मुगल काल याद आ जाए या मुगल वंश के बारे में याद आ जाए। इस तरीके से वह आसपास के हिंट देगा, बीरबल का नाम लेकर के उसे ले जाने का प्रयास करेगा। या फिर वह कहेगा कि एक हमारी राजस्थान की एक रानी थी जिसने हुमायूं नाम के शासक को, उसी वंश का वह शासक है जिसको राखी भेजी थी। ऐसे करके आसपास की जानकारी देगा, तो वह कहलाता है अनुबोधन प्रश्न। अब आता है अनुबोधन प्रश्न का क्या योगदान है। तो देखिए, अनुबोधन प्रश्न द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। देखिए, प्रश्न था मात्र मुगल काल के बारे में जानकारी लेना और अध्यापक द्वारा उससे संबंधित अगर 4 कथन बताए गए हैं तो यह बालक के अधिगम में वृद्धि करेगा। ठीक है, मैं वही बताऊंगी, वही रिपीट करूंगी कि वही बच्चे 70% बच्चों को ये बात पता थी, लेकिन वह 30% बच्चे जिनको ये बात नहीं पता थी कि अच्छा कोई बार राजस्थान में कोई रानी हुई थी जिसने राखी भेजी थी, वह बात भी उनको पता चल गई। तो अधिगम में वृद्धि होती है। उसी के साथ में जब यह बात बोली जा रही है, जो संकेत दिए जा रहे हैं, उस समय बच्चा सोच रहा है कि यार कौन सा वंश हो सकता है ये, तो उसकी चिंतन शक्ति का भी विकास होगा, चिंतन शक्ति का भी उस समय विकास होगा। उसी के साथ में संवेगात्मक विकास, क्योंकि अध्यापक उसका सपोर्ट कर रहा है और अगर वह सही उत्तर दे देता है, बच्चे से सही आंसर संकेतों के माध्यम से निकल जाता है, तो उसके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है, आत्मसम्मान का भी विकास होता है, उसको स्वयं पर भरोसा आता है कि देखो मुझे आ रहा है। ठीक है, यह कक्षा की क्रियाएं थी जिनमें हमने कुछ अनुदेशन पूर्व क्रियाएं की, उसके बाद में अनुदेशन अंतर्गत में हमने विराम किया, कुछ प्रश्न किए, प्रश्नों के स्वरूप में हमने प्रस्तावना प्रश्न, कार्यपालन संबंधी प्रश्न, व्याख्यानगत प्रश्न, अनुबोधन प्रश्न। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं वह क्लास के अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने उन्हीं के बारे में जो कि एक विशेष अर्थ लाते हैं या प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है, उनके बारे में आपको जानकारी दी। अब आता है विमर्श, विचार विमर्श की हम बात करते हैं। विमर्श के लिए मैं एक अलग शब्द का प्रयोग करूं, विमर्श के लिए मैं एक बात करूं संप्रेषण। क्या बात करूं? संप्रेषण शब्द का मैं प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा। देखिए, विमर्श किसका होता है? विमर्श से तात्पर्य है विचार विमर्श पर। किस पर? विचार विमर्श पर। अब कक्षा के अंतर्गत विचार विमर्श किन किन के मध्य हो सकता है? तो देखिए, यह जो विचार विमर्श है वह अध्यापक का विद्यार्थी के साथ में हो सकता है या फिर विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थियों के साथ में हो सकता है। तो यह जो विचार विमर्श है, इससे क्या कहा जाता है? तो इसे संप्रेषण कहा जाता है। देखिए, संप्रेषण शब्द, संप्रेषण से हमारा तात्पर्य है विचारों का आदान प्रदान। आपस में जब हम बात करते हैं किसी से, तो उसके जो विचार होते हैं वह कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब संप्रेषण से तात्पर्य है कि विचारों का आदान प्रदान, और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, संप्रेषण जो होता है वह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शैक्षिक संप्रेषण। शैक्षिक संप्रेषण होता है वह अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य होता है। उसी प्रकार अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, यह विद्यार्थी का विद्यार्थी के साथ में संप्रेषण होता है। इतना डीप क्वेश्चन जो है अपने कंटेंट में नहीं है, फिर भी संप्रेषण को हम विमर्श शब्द से यहाँ पर तुलनात्मक रूप से करते हुए पढ़ाएंगे। अब आता है बात, संप्रेषण हो गया, कुछ अन्य क्रियाकलाप और भी हैं जो कक्षा के अंतर्गत हो सकते हैं, उस कक्षा के अंतर्गत
हो सकते हैं, जैसे कि अधिगम स्थानांतरण को बढ़ावा देना। अधिगम स्थानांतरण को भी बढ़ावा क्लास में दिया जाता है। अभिप्रेरणा करना देना मतलब बच्चों को मोटिवेट करना, चाहे वह पढ़ने के लिए हो, चाहे वह उत्तर देने के लिए हो, तो अभिप्रेरणा देना। अध्यापक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, यह भी कक्षा कक्ष के अंतर्गत की क्रिया है। उद्देश्यों का अभिप्रेरणा निर्धारण करना कि किस उद्देश्य के लिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये निर्धारित करना भी क्लास में ही होता है। प्रतिधारण का सुसाध्यीकरण करना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रतिधारण का सुसाध्यीकरण करना। क्या होता है प्रतिधारण और क्या होता है सुसाध्यीकरण? तो देखिए, प्रतिधारण मतलब स्मरण, बच्चों को कितना याद हुआ है। प्रतिधारण एक टॉपिक है जो मैंने 4 दिन पहले पढ़ाया है, आज मैं उसका रिवाइज करवा रही हूँ या रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रिवीजन करवा रही हूँ तो मुझे चेक करना है कि आपको कितना याद हुआ है, किसी बच्चे को कितना याद हुआ है, उसने कितना प्रतिधारण किया है। यह बात मुझे कब पता चलेगी? जब मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछूंगा और बच्चा उत्तर देगा। तो इसको हम कह सकते हैं प्रतिधारण का सुसाध्यीकरण करना। कोई भी टॉपिक हो उसका कुछ दिन बाद में रिवीजन ले लेना चाहिए। उसी के साथ में निरीक्षण करना, यह भी कक्षा कक्ष की अन्य क्रियाकलापों में आता है। तो अधिगम स्थानांतरण कहिए, अभिप्रेरणा कहिए, अध्यापक द्वारा शिक्षण सामग्री को उपलब्ध करवाना, उसका प्रयोग करना भी कक्षा कक्ष में होता है। प्रतिधारण का सुसाध्यीकरण करना और निरीक्षण करना, यह समस्त क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? तो यह समस्त क्रियाकलाप जो हैं यह कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं कहलाते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर टॉपिक पूरा होता है, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।